CUET लर्निफाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के कुछ PYQ हैं जो आप पेपर देने जाएंगे CUET का, उसमें हिंदी का पेपर कैसा रहने वाला है उसके लिए हम कुछ PYQ लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहने का मतलब हिंदी में अगर इसको समझा जाए तो जो पिछले साल के प्रश्न आए हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं, और जबकि तैयारी किसकी करनी है, हमको 2026 की। तो आइए एक एक प्रश्न करके देख रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत प्रश्न हैं, इस प्रश्न को पहले हम देख रहे हैं क्या आप प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न कैसे हैं जो पिछले साल आए हैं। इसके सहारे हम और प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे और एक एक टॉपिक को हम इसी प्रकार लेके आएंगे। तो फिलहाल आज हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देख रहे हैं जो PYQ हैं, मतलब पिछले साल आए हुए हैं, और 26 में उसका पेपर बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, उसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हमारे देश भारत में बच्चे की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को धर्म कैसे प्रभावित करता है। अब विकल्प आपके देखिए क्या है। क्या जन्म से तय करता है, या उसकी इच्छा से तय होता है, या धार्मिक विश्वास से तय होता है, या इतिहास से। तो देखिए, किसी बच्चे का जो धर्म होता है, उसकी संस्कृति है, उस संस्कृति को धर्म प्रभावित करने के लिए ये जन्म से ही तय हो जाता है उसकी संस्कृति क्या रहने वाली है। तो बात आती है संस्कृति, और जब संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति के साथ एक शब्द बार बार जुड़ता है, सभ्यता। तो दोनों दो चीजें हैं, संस्कृति अलग शब्द है और सभ्यता अलग चीज है। संस्कृति का मतलब वहां का रहन सहन, मतलब अगर आपके दरवाजे पर कोई आया, आपने जो नमस्कार किया, प्रणाम किया, उसका अभिवादन किया, वो आपका तरीका बताता है कि आपकी संस्कृति है। मतलब हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो जैसे कोई हमारे घर आ गया और आते ही हमने उसे प्रणाम बोल दिया, नमस्कार बोल दिया, तो ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हमारा जो प्रणाम करने का तरीका रहेगा, हम किस तरीके से उसको प्रणाम करते हैं, वो हमारी सभ्यता होती है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों दो चीजें हैं। तो यहाँ पर संस्कृति को पूछा है, अर्थात हम किसी के सामने कैसे सामने उसके आते हैं, किस रूप में आते हैं, किसी का सम्मान कैसे करते हैं, वो हमारी संस्कृति है। जैसे दरवाजे पर कोई आ गया तो हम पानी पूछते हैं, हमारी संस्कृति है। हम किसी को प्रणाम करते हैं, हमारी संस्कृति है। छोटों से प्रेम करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति है। लेकिन वो तरीका कैसे है, हर धर्म में अलग अलग है। तो संस्कृति है प्रणाम करना, सभ्यता है उसका तरीका। तो यही पूछ रहा है कि जो हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसी को धर्म किस प्रकार तय करता है। तो ज्यादातर ये जन्म से, उसकी इच्छा से भी होता है, लेकिन सबसे सटीक जो उत्तर होता है वो जन्म से होता है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मजहब का समानार्थक शब्द कौन है। मतलब मजहब, जानते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एक लाइन आपने सुना होगा। तो वो उसका अर्थ क्या है। तो मजहब देखिए एक पंथ होता है, ये रास्ता है, संप्रदाय है, धर्म है। तो पंथ, मजहब का जो मूल अर्थ होता है वो पंथ है, मतलब किस पंथ से जुड़े हैं। रास्ता तो ये मार्ग हो गया, संप्रदाय अलग होता है, धर्म की अभी बात हुई है। तो मजहब मतलब किस पंथ से जुड़े हुए हैं। जैसे कई तरह के मजहब होते हैं, उन मजहब का जो अर्थ होता है वो पंथ है। इस दूसरे का जो उत्तर है वो पहला विकल्प सही है। आइए हम लोग तीसरे पर जाते हैं। गवाही अरबी शब्द है, इसका पर्यायवाची, जो पर्यायवाची होता है, मतलब पर्यायवाची का मतलब अर्थ वही दे, मतलब अर्थ समान हो। जब अर्थ समान होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो पर्यायवाची, जैसे आप दिन का, सूर्य का, चंद्रमा का, बचपन में बड़े शब्द आप रटे होंगे। सूर्य का एक लाइन में रटते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ऐसा आप रटते हैं। तो क्या सूर्य को हम दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं। उसी प्रकार आपने सुना होगा कि इस मारपीट में फला व्यक्ति की गवाही लगने वाली है। गवाही मतलब वो उसका क्या, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि मैंने देखा, ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप देखिए वैसे लग रहा है, प्रमाण देगा वो। तो गवाही का सीधा मतलब है साक्ष्य देना, साथ देना नहीं हो सकता। व्यवहार कोई इससे मिलता जुलता शब्द नहीं, किताब हो ही नहीं सकता। तो सीधा जान रहे हैं
कि गवाही का मतलब हम उसका प्रमाण देंगे, हम गवाही करेंगे, हम प्रमाण देंगे। तो बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि हमारे आसपास रोज ऐसे शब्द आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सोचना पड़े। तो तीसरे प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यह एक वाक्य है। इस पद्य में जो एक कविता है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जानते हैं, अलंकार में सबसे पहला अलंकार जो होता है वो अनुप्रास की शुरुआत होती है। अलंकारों के प्रकार की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए च च दो बार आया, चार यहाँ तीसरी 3 बार आ चुके हैं। च च च मतलब जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भी कई प्रकार होते हैं, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, तो ये कई प्रकार के हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक जानते हैं कि एक शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, जैसे कनक कनक तेसौगनी मादत का क्या है, यहाँ पर आप सुने हैं कनक का एक अर्थ धतूरा हो जाता है और एक अर्थ सोना हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आया नहीं है कि एक ही शब्द हो उसके अर्थ अलग हो। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जैसे उसको निकालते जाए दूसरा दूसरा अर्थ निकलता जाए, जैसे रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उसमें श्लेष है। तो ऐसा कुछ है नहीं। वक्रोक्त मतलब होता है कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, वहां पर वक्रोक्त होती है। फिलहाल जब हम लोग अलंकारों पर चलेंगे इसकी बात होगी। यहाँ चारुचंद्र की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार है। अगले प्रश्न को देखा जाए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए एक वचन का मतलब होता है गिनती में एक हो। हिंदी में वचन जो होते हैं 2 होते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में समान होते हैं। इसमें सीधे सीधे एक वचन के बाद सीधे बहुवचन की बात आती है, इसमें द्विवचन का काम नहीं। संस्कृत में एक वचन के बाद द्वि होता है फिर बहु होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में, तो हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर एक लड़का है और फिर उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। जैसे आप कहते हैं कुत्ता, एक शब्द ले लेते हैं, एक संज्ञा है कुत्ता, और इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो कुत्ते हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पूछा है कि क्या जो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं वो आंसू भी बहुवचन में होते हैं क्या? जैसे आंसू, आंसू लिखा है, आंसुओं लिखा है, आंसुएं लिखा है, आंसुओं से लिखा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो सबसे पहले देखिए जब कई विकल्प देते हैं तो उसमें एक सबसे सटीक और जल्दी से उत्तर देने का तरीका क्या होता है, पहले जो गलत है उनको कट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि वो विकल्प हमको छूना ही नहीं है। चलिए हम सही की तरफ नहीं, पहले गलत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई विकल्प हैं। देखिए दिया है आंसुओं, आंसुओं होता नहीं है तो जहां बी है उसको कट कर दीजिए, बी नहीं हो सकता। फिर आंसुएं ये भी नहीं होगा, जहां सी है उसको कट करिए, सी वाला नहीं होगा। फिर और क्या देखिए, आंसुओं से ये भी नहीं हो सकता, डी वाला भी कट कर दीजिए, बचा कौन? केवल ए। इसका मतलब ये समझ में आया आंसू का बहुवचन होता ही, जैसे आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गए, ऐसे कई शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं होता। तो आंसू का बहुवचन होता है नहीं, आंसू का आंसू ही लिखा जाता है। चलिए अगला देखा जाए, जिन पंक्तियों में सभी शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें दी गई हैं, ए बी सी डी ई, 5 दिए गए हैं, इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? मतलब कि यहाँ पर 5 विकल्प हैं, ए बी सी डी ई। तो कुछ विकल्प में ऐसे हैं जिनमें कहा गया है पंक्तियों में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तो वहां हमको ये चेक करना है कि इसे कमल है, तो क्या कमल की पर्यायवाची जो आगे दिए गए हैं, देखिए हम थोड़ा सा निशान लगा दे रहे हैं तो और जल्दी समझ में आएगा। क्या कमल की पर्यायवाची पंकज है, राजीव है, अरविंद है? हाँ है। कमल को पंकज भी कहते हैं, कमल को राजीव भी कहते हैं, अभी सही है, उसको अरविंद कहते हैं। अरविंद स्वानंद रूप मनंद आनंदित लोचन वृंग पिए, ये कविता है, उसमें है अरविंद, इसका मतलब ये पहला विकल्प सही है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या पूछा है, पवन। तो हम बताए हैं कि जहां कई विकल्प हो, ए भी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है, वहां करते क्या है, पहले गलत चेक करते हैं। चलिए हम पहले गलत, अभी तो इसको छोड़ रहे हैं, अगले चला जाए बी पर। पवन, पवन का मतलब हवा होता है, हवा का देखिए समीर है, सही है, अनल है और वायु है। तो यहाँ पर 2 विकल्प बिल्कुल सही है, समीर सही है और वायु सही है, लेकिन अनल नहीं है। अनल आग को कहते हैं, लेकिन अगर वहीं अनिल होता तो अनिल का मतलब हवा होता है, लेकिन देखिए भ्रम पैदा करने के लिए अनल दे दिया है,
तो बी गलत है। तो जहां जहां पहले गलत हम चेक करेंगे बी को कैंसिल करिए। देखिए बी नहीं हो सकता है और कहीं नहीं बी चले, और उसके बाद बी गलत होगा नहीं, बी सी बी का पहला विकल्प गलत है। आभा, कांति दिया हुआ है, प्रभा दिया हुआ है, मुदित दिया हुआ है। ठीक, कांति का मतलब, प्रभा का मतलब, ये दोनों का मतलब होता है कांतियां, लेकिन मुदित का मतलब होता है प्रसन्न होना। इसका मतलब ये भी सी वाला भी गलत है। चलिए सी तो ऐसे भी पहले गलत हो गया। चलिए फिर अब तालाब, जलाशय, सर, सरोवर, यहाँ पर तीनों विकल्प देखे सही है। मतलब ये ए वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, और ई वाले को देख लिया जाए। सूर्य का देखिए दिनकर, भास्कर दोनों सही है, लेकिन हिमांशु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य में गर्मी होती है, और गर्मी के आगे जब हिम लिख दिया गया तो सूर्य में हिम कहाँ से आएगा, बर्फ कहाँ से आएगा? बर्फ का में जिसकी बर्फ जैसी किरणें निकलती हैं, अंश निकलते हैं, वही हिमांशु होता है। मैंने वो चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा का है। इसका मतलब ई भी गलत है। बचा कौन कौन? ई वाले को भी कट करिए। देखिए ई कट हो गया, ई कट हो गया, सीधे सीधे विकल्प पर हम आ गए। हमारा दूसरा विकल्प सही है, कौन? एडी। चलिए उसके बाद अगले पे चला जाए। विनायक शब्द का पर्यायवाची है, कई बार हमारे कार्डों में मिलता है। विनायक, विनायक दरबार, विनायक विघ्नों को हरने वाले विनायक, गणपति बप्पा मोरिया भी जल्दी ही मुंबई जैसे बड़े महानगरों में मनाया गया। तो सीधा अर्थ है, इसमें कुछ कहना नहीं है। चंद्रमा हो नहीं सकता, सूर्य हो नहीं सकते, पवन, हवा, अनिल, अनल अभी पीछे पड़े हैं। इसका मतलब सीधा विकल्प है, इसमें बहुत समझाना नहीं, आगे चला जाए। जहां पहुंचना कठिन हो उसको कहते क्या है? दुष्कर नहीं होता है। सुगम हो नहीं सकता, क्योंकि गम के आगे सूप सर्ग लगा है। जटिल होगा नहीं, जटिल मतलब कठिन होता है। दुर्गम होता है, देखिए ये दुर्गम मतलब जहां हम पहुंच नहीं पाते वो दुर्गम है। देखिए दुर उपसर्ग लगा हुआ है, गम है, मतलब ये आधार रह है, इसके ऊपर चला गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं। दुर्गम मार्ग पर हम चल रहे हैं, मतलब बहुत कठिन है जाना। चलिए अगले विकल्प पर। नीच स्वभाव का मनुष्य, उसमें देखिए कई विकल्प बताएं। जहां इस तरह के प्रश्न है वहां बहुत सतर्क रहिए, पहले गलत खोज लीजिए, अपने आप आधे विकल्प आ जाते हैं। क्या गलत है देखिए इसमें। कह जो नीच स्वभाव का व्यक्ति होगा वो तो उत्तम हो नहीं सकता। और तो देखिए डी कहाँ, उसको काट दीजिए, क्योंकि जो नीच स्वभाव का होगा उत्तम कहां से होगा? वो निम्न कोटि का होगा, उत्तम होगा नहीं। तो डी जहां, उसको कट करिए। देखिए डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब बचे ए और पहला और चौथा। जो बनावटी न हो, जब नीच स्वभाव का व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से उसमें बनावट होगी। तो इसका मतलब ई भी नहीं सही हो सकता, ई को भी कट कर दीजिए। उत्तर हमारा मिल चुका, कौन? ए बी सी, मतलब पहला विकल्प सही है। वह दैत्य भी होगा, वह राक्षस भी होगा, वह असुर भी होगा। मतलब उसको सब लोग, जो नीच होगा उसमें से ये कुछ भी कहा सकता है। वो कह सकते हो तुम दैत्य टाइप हो, तुम राक्षस जैसे हो, तुम असुर हो, सब कहा जा सकता है। मतलब पहला विकल्प सही है। अगले चला जाए। अशुद्ध तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम क्या होता है देखिए। तद्भव ये संस्कृत का शब्द है, इस पे बहुत व्याख्या पर नहीं अभी चलेंगे। तत्सम दो शब्द है, तद्भव तत्सम। तो ज्यादा न समझते हुए इतने समझिए कि तत्सम का मतलब होता है एकदम शुद्ध, उसमें कहीं से भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो इसको शुद्धता को बिगाड़ कर लिखे जाते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे एक शब्द ले लिया जाए, जैसे रात है, रात को हम लोग रात बोलते हैं, लेकिन ये रात जो है वो तद्भव है, तो इसका शुद्ध होता है रात्रि। अभी एक चीज और जान पता करते रहिए, यहाँ पर ये जान भी लीजिए कि जितने तत्सम होते हैं वो सब संस्कृत के शब्द होते हैं। तो संस्कृत का शब्द जहां भी मिलेगा वो बिल्कुल तत्सम रहेगा। इसमें पूछा क्या है, उस युग्म को, उस जोड़े को छांटना है कि जहां पर तद्भव तत्सम अशुद्ध है। चलिए देखा जाए। अभी बताए हैं तत्सम का मतलब शुद्ध, और शुद्ध मतलब जो संस्कृत रहेगा वो शुद्ध रहेगा। चलिए विकल्प देखा जाए क्या है। आशु, अश्रु। देखिए आशु है और अश्रु है, ये बिल्कुल सही है। देखिए फिर चलिए। परसों, उसके संस्कृत परश्व है, ये भी सही है। हिया, हार, पांव, पाद, पाद मतलब संस्कृत होता है, परसों मतलब परसों होता है। ये तीनों शब्द सही है, पहला सही है। फिर उसके बाद दूसरा सही है, और तीसरा चौथा सही है। मतलब कौन सही नहीं है? हमारा विकल्प कौन गड़बड़ हो चुका है? तीसरा। तो कह रहा है अशुद्ध छाटना था, तो इसमें
तीसरा विकल्प सही है, तीसरा। चलिए उसके बाद आगे चला जाए। अगले प्रश्न पर देखिए, छायावाद के कवि हैं। छायावाद के लिए एक ट्रिक है जो बहुत काम आती है, वो ट्रिक देखा जाए क्या है, जसुमनि। ज्यादातर ऐसे प्रश्न आराम से मिल जाते हैं। जसुमनि, जसुमनि इसका मतलब क्या है? ज से जयशंकर प्रसाद, सु से सुमित्रा नंदन पंत, यम म से महादेवी वर्मा और नि से निराला। तो जयशंकर प्रसाद हैं, उसके बाद क्या सुमित्रा नंदन पंत, तो इसमें है नहीं। चलिए फिर म से बताया महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा भी इसमें है। नि से निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह भी है। तो बचे कौन? श्रीकांत वर्मा जी बच गए। इसका मतलब ये उसमें विकल्प यही है हमारा, क्या है, ये नहीं है। इसमें पूछा है छायावाद के कवि हैं, तो सभी कवि हैं। यहाँ पूछना चाहिए था छायावाद के कवि नहीं है, प्रश्न को सही कर दिया जाए। तो नहीं कौन है? श्रीकांत वर्मा नहीं है और सभी लोग हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन कार्यालयी प्रत्यय है? कार्यालयी पत्र का मतलब ये होता है कि जो हम अधिकारियों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदार को, सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कार्यालयी पत्र बोलते हैं। देखिए प्रार्थना पत्र जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो अधिकारी को ही लिखते हैं, निश्चित रूप से कार्यालय में ही जाता है। फिर संपादक के नाम पत्र, अगर किसी पत्रकार को लिखना है, किसी पेपर के संपादक को लिखना है, दैनिक को, हिंदुस्तान को, अमर उजाला इत्यादि को लिखना है, तो भी जाएगा कहाँ पर? वो कार्यालय में ही जाएगा। प्लस विज्ञप्ति, जैसे अगर कोई विज्ञप्ति निकलने वाली होती है तो वो भी जाती है वहीं पर। इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ गया, कौन? निमंत्रण पत्र। आपको किसी घर खाने जाना है, उसके बर्थडे पार्टी पर, तो उसके लिए वो कार्यालय में नहीं भेजा जाएगा, आपके घर भेजा जाएगा। तो सीधा विकल्प है, चौथा नहीं है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग क्या होते हैं? देखिए उपसर्ग में भी उपसर्ग है, उपसर्ग। क्या देखिए? उपसर्ग। और उपसर्ग का मतलब देखिए उप, उप, उप मतलब सर्ग के आगे खुद लगा है एक शब्द, क्या? उप। तो उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में भ्रम हो जाता है, तो भ्रम की स्थिति ना हो। जैसे मान लीजिए प्रत्यय, और इसका ट्रिक जानते रहे। प्रत्यय मतलब पहला अक्षर प्र है, प्र का मतलब प मान लीजिए, और प से मान लीजिए पीछे, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में भ्रम न हो उसके इसलिए सबसे आसान ट्रिक समझिए। प्र है, प्र में र निकाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए पता चला पहला शब्द प है, तो प से मान लीजिए जो पीछे लगेगा वो प्रत्यय होगा। यहाँ पर पीछे कुछ लगा नहीं, उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ है नहीं। गैर हाजिर, देखिए ये उर्दू का शब्द है गैर हाजिर। देखिए अगर इसको अलग करें तो उन शब्दों में बिखराव ना हो। गैर अलग हो गया, हाजिर अलग हो गया। इसका मतलब ये हाजिर शब्द है, उसके पहले गैर क्या है? उपसर्ग लगा हुआ। जैसे उपसर्ग में भी दो शब्द हैं, सर्ग था, उसके आगे उप लगा तो उपसर्ग बना। इसका मतलब उपसर्ग पहले लगते हैं। तो यहाँ पर रक्षा में कुछ नहीं है, क्योंकि इसको अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा, अच्छा अलग हो जाएगा। भा को अलग करना चाहेंगे, वना कोई शब्द नहीं है। मतलब उपसर्ग हटाने पर भी वो शब्द मूल अर्थ को दें, हाजिर, प्रेजेंट। तो गैर हाजिर मतलब अब्सेंट, तो गैर हाजिर मतलब अब्सेंट हो गया, इसी में लगा हुआ है। वही पूछा है किसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो दूसरे में लगा हुआ है। और अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्या? त्व प्रत्यय से युक्त शब्द अभी बताए हैं कि प्रत्यय मतलब प और प मतलब पीछे, जो शब्दों के पीछे लगते हैं वही प्रत्यय होते हैं। देखिए लग रहा है कि ये अस्ति त्व लगा है, फिर वाणिज्य है, व्यक्तित्व है, स्वास्थ्य है, कटुता। तो क्या पूछा है? त्व प्रत्यय से युक्त, जहां पर त्व लगा है, तो त्व देखिए दो ही में लगा हुआ है। कहाँ कहाँ? इसका विकल्प और बनाना चाहिए था, हो सकता है प्रिंट में कुछ यहाँ पर प्रिंट ना हुआ हो, मिसप्रिंट है। तो पूछा है